पार्ट 15। अभी आंखों में नींद आई ही थी कि किसी चीज के गिरने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरा मन बड़ा ही अशांत हो गया। फिर ना जाने दिमाग में क्या आया, मैं दरवाजे से निकलकर बरामदे में आ गई। बरामदे से सटे हुए दो कमरे थे। इतने में मेरी निगाह सामने वाले कमरे में चली गई। मैंने देखा डॉक्टर दिनकरनाथ एक 18 वर्षीय लड़की से हाथापाई कर रहा था और उसके एक हाथ में इंजेक्शन थी। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, डॉक्टर, यह अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर तो भगवान की तरह होता है। मैं आज यह इंजेक्शन नहीं लूंगी। दवाई के नाम पर तुम रोजाना ही बेहोशी का इंजेक्शन मुझे दे जाते हो और फिर अपनी मनमानी करते हो। तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हारा इलाज ही यही है। डॉक्टर, इलाज के नाम पर क्यों व्यभिचार करते हो? मरोगे तो तुम्हें कोई फेंकने वाला भी नहीं होगा। वह लड़की यह कहते कहते डॉक्टर पर पूरी तरह से टूट पड़ी। तभी डॉक्टर ने उसके नितंब में इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर तक वह छटपटाई, फिर बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी। डॉक्टर दिनकरनाथ गुस्से में बड़बड़ाया, एक तो इन लोगों को पुलिस से बचाओ, ऊपर से इनके नखरे सहो। मैं इसकी कीमत तो वसूलूंगा ही। मुझे देह सुख के अलावा ये लोग देती ही क्या है? डॉक्टर दिनकर यह कहकर उस लड़की की ओर मुड़ा और उसके कपड़े खोलने लगा। मैं आंखें बंद कर कमरे में वापस आ गई। मेरा खून गुस्से में खौल रहा था। मैं अब समझ गई थी कि डॉक्टर दिनकर नाथ इतना गिरा हुआ आदमी है जो शव के समान बेहोश लड़की के साथ भी गलत काम कर सकता है। इंजेक्शन देकर लड़की को बेहोश करना, फिर उसे निर्वस्त्र कर उसके देह से घंटों घेरना, यही तो मुझे पसंद नहीं है। एक से अधिक लोगों से दूजा प्यार करने की मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं तो गलत कामों की कट्टर विरोधी हूँ। किसी की इच्छा के बिना किसी को बेहोश कर गलत संबंध बनाना मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है। मैं समझ नहीं पा रही थी लोग इतने क्रूर और अमानवीय क्यों होते जा रहे हैं। समाज में व्यवस्था स्त्रियों से ही बनी हुई है। अगर पुरुष उन्हें भी अपनी तरह भ्रष्ट और चरित्रहीन बना देंगे तो फिर पूरी दुनिया में कोहराम सा मच जाएगा। मैं गुस्से के मारे थर-थर कांपने लगी। लेकिन गुस्सा समस्या का समाधान नहीं होता है। यही सोचकर धीरे-धीरे नॉर्मल हो गई। इसी उधेड़बन में सुबह हुई। डॉक्टर दिनकरनाथ 2 दिन के लिए सुबह की फ्लाइट से कहीं चला गया था। मैं बहुत खुश थी। मेरा जख्म भी अब काफी भर गया था। मैंने धीरे-धीरे चलकर बिल्डिंग के सभी कमरों का निरीक्षण किया। उस बिल्डिंग में कुल 200 लड़कियां थी, जिनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे मनोरोगी कहा जा सकता था। वे सभी की सभी लड़कियां आधुनिक सोच रखने वाली थी, अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली थी। तभी तो लोगों ने उन्हें मनोरोगी घोषित कर दिया था। वे सभी की सभी पुलिस और समाज की नजरों में अपराधी और मुजरिम थी। लेकिन वास्तव में वे अपराधी नहीं थी। मुझे एक ऐसे ही जुझारू महिला युवा दल की जरूरत थी। उन 200 लड़कियों में से कौन उनकी नेता है, इसका पता लगाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। मैंने अगले पल ही इसका पता लगाने का काम शुरू कर दिया। सबसे बात करके देखा तो नीना उनकी नेता लगी। सभी लड़कियां उसकी बात मानती थी, उस पर विश्वास भी करती थी। मैं नीना के कमरे में पहुंची तो वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मैंने उसे बिठाते हुए कहा, बैठ जाओ बहन, मुझे पता है तुम एक मनोरोगी नहीं हो। ये है डॉक्टर मनोरोगी है। अपने पेशे की आड़ में लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वैसे क्या तुम बता सकती हो कि इन लड़कियों ने क्या अपराध किए हैं? नीना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं मैं भी तुम सबकी तरह ही परिस्थितियों की मारी हुई हूँ। अव्यवस्था के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अपराध मैंने किया है। तुम ही बोलो, कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है तो क्या उसको सजा देना गुनाह है? मैं एक सांस में ही बोल गई, नहीं, यह भला गुनाह कैसे हो सकता है? मैंने बस यही गुनाह किया है। मेरी आवाज सुनते ही नीना बोल पड़ी, इन लड़कियों ने भी और मैंने भी ऐसे ही गुनाह किया है। हम सब पुलिस हिरासत से भागी हुई मुजरिम हैं। डॉक्टर ने हमें पनाह दी है, जिसकी कीमत हमारी देह से वसूल रहा है।
तुम सब एकजुट होकर बगावत क्यों नहीं करती हो? पुलिस से कब तक छुपती रहोगी? इस तरह से तो तुम्हारी पूरी उम्र वेश्यावृत्ति करते ही गुजर जाएगी। फिर भी मुजरिम होने का ठप्पा लगा ही रहेगा। नीना मेरी बात समझ गई। उसने सभी लड़कियों को बारी बारी से यथार्थ का ज्ञान करा दिया। मैंने उनमें क्रांति की चिंगारी फेंक दी थी। पुलिस से भयभीत, मजबूर और निसहाय लड़कियां हॉल में आकर जमा हो गई, जिस कारण वहां की नर्स, डॉक्टर्स आदि घबरा गए। दिन का नाथ वहां था नहीं। मैंने कहा, शहर के मुख्य बाजार की ओर बढ़ चलो। अब हमारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 200 युवा लड़कियों की भीड़ मामूली भीड़ नहीं होती है। हम जिधर से भी निकलती, लोगों की हवा गुम हो जाती। चौक पर पहुंचकर हम सब खड़ी हो गई। मैं उनकी नेता थी। वहीं पर भाषण देने के लिए बने पत्थर के मंच पर मैं कूदकर चढ़ गई। भीड़ से भीड़ इकट्ठा होती है। 200 लड़कियों की भीड़ ने कई सौ लोगों की भीड़ जमा कर दी। मैंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मेरा ही नाम काजोल है। गृह मंत्री की हत्या मैंने ही की है। पुलिस को मेरी तलाश है। मेरा नाम फोटो सहित देश के छोटे बड़े सभी पत्र पत्रिकाओं में छपा हुआ है। मेरे सिर पर ही नाम है। जो मुझे पकड़ेगा उसे 1 लाख नगद इनाम सरकार देगी। ऐसी सनकी, पागल और अव्यवस्था फैलाने वाली सरकार और कर भी क्या सकती है? सरकार सनकी, भ्रष्ट, पागल इसलिए है क्योंकि जो लोग सरकार में है वे ही भ्रष्ट, अय्याश और देशद्रोही है। मुझ पर मदिरा सेवन करने, पुलिसों से गलत संबंध बनाने या गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने का आरोप है। मैंने भ्रष्ट नेताओं के गुरु अर्थात महात्मा को इसलिए जान से मारा था क्योंकि उसका आश्रम वेश्यालय बन गया था। वहां लड़कियों के साथ मंत्री, उद्योगपति और स्वयं महात्मा व्यभिचार करते थे। वे लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं थी। क्या आश्रम को वेश्यालय बनाना जुर्म नहीं है? अगर वह जुर्म नहीं है तो मैं मुजरिम कैसे हो गई? गृह मंत्री प्रमोद रंजन का फार्म हाउस भी एक कोठे से कम नहीं था। वहां तो महिला जेलों से महिलाएं सप्लाई होती थी। वहां की व्यवस्था तो मैंने जाकर सुधारा। तंदूर की भट्टी में प्रमोद रंजन रोजाना ही 2-3 लड़कियां जलाता था। मैंने उसको उसी भट्टी में झोंक दिया। तो कौन सा गुनाह कर दिया? मेरे संबंध अगिनत शिखर पर पहुंचे पुरुषों से रहे हैं। संबंध का होना अलग बात है और जबरदस्ती संबंध बनाना अलग बात है। जोर जबरदस्ती जहां भी मैंने देखी, वहीं पर इसका विरोध किया। मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब की तरह है। मैंने 80-80 साल के पुरुषों को अपने पीछे भागते देखा है। पुरुष के अंदर दूसरी स्त्री की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। पुरुषों की इस प्रवृत्ति ने ही समय समय पर मेरे संयम को तोड़ा है। मैंने जब जब कोशिश की कि अब भटकना नहीं है, सादा जीवन जीना है, तब तब पुरुषों ने मेरी इस कोशिश पर पानी फेर दिया। मैं बहु पुरुष गामिनी होते हुए भी जबरदस्ती के संबंधों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रही हूँ। इसे सबसे बड़ा अपराध मानती हूँ। मांग कर खाना और छीन कर खाना, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। मैंने जिन लोगों की हत्याएं की है, उनमें छीन कर खाने की प्रवृत्ति रही थी। वे एक आक्रांता थे, बर्बर के थे, समाज को अपने ढंग से चलाना चाहते थे। मुझे फांसी भी हो सकती है या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है या फिर मुझे बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है। मेरे साथ कैसा भी सलूक हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मैं पूछती हूँ, महात्मा जी के आश्रम से, प्रमोद रंजन के फार्म हाउस और अब दिनकर नाथ के हॉस्पिटल से जो लड़कियां बदहाल जिंदगी के लिए बाहर आई है, उन लोगों के अत्याचारों की चश्मदीद गवाह है। इसके बारे में पुलिस का क्या ख्याल है? उन लोगों पर वह क्या कार्रवाई कर रही है? डॉक्टर दिनकर नाथ भ्रष्ट डॉक्टरों का नमूना है। वह मजबूर लड़कियों को बेहोशी की दवाइयां देकर उनके मृत समान शरीर से खेलता है। होशो हवास में संबंध बनाना तो मेरी समझ में आता है, पर बेहोश कर स्त्री की देह को रौंदना, यह कहाँ का तरीका है? दिनकर नाथ के बारे में पुलिस चुप है क्योंकि उसकी पहुंच दूर तक है। मैं थूकती हूँ ऐसे डरपोक प्रशासन पर। मैं जानती हूँ गरीब, मजबूर और कमजोर वर्ग की आवाज न तो सरकार सुनती है और ना ही पुलिस प्रशासन। मैं अभी और बोलती लेकिन बोल ना सकी क्योंकि पुलिस फोर्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था।
मैं देख रही थी, मेरे भाषण को जनता ने एक भ्रष्ट और मक्कार नेता के भाषण की तरह ही समझा था। किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था। लोग एक बदनाम व्यक्ति की सही बात भी कहाँ मानते हैं। पुलिस बेकार में ही मुझ पर राइफलें और मशीन गन तान रखी थी। मेरा तो भागने का कोई इरादा ही नहीं था। हाँ, ना तो मुझे इस बात का दुख था कि मैंने दिन का नाद को यूं ही छोड़ दिया। मेरे मन से कूदते ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ साथ वे 200 लड़कियां भी थी। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 16 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब